सावित्री देवी भूख से तड़प रही थी। सुबह से उनकी बहू रागिनी ने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। बहू ने सुबह नाश्ते में पराठे बनाए थे जो उनके खाने से पहले ही खत्म हो गए थे। इसलिए सावित्री देवी दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, पर उनकी बहू रागिनी ने सुबह पेट भरकर नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यधिक भूख से परेशान होकर सावित्री देवी अपनी बहू रागिनी के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। सावित्री देवी की बात सुनकर रागिनी मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर आपको सिर्फ भूख ही लगती है, दूसरा तो कोई काम है नहीं आपको। टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाइए। आज दोपहर को मैं अपनी सहेली के साथ बाजार जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊंगी। ये सुनकर सावित्री देवी का मन उदास हो गया। फिर वह धीरे से बोली, बहू, अगर तू कहे तो मैं अपने लिए कुछ बना लूं। ये सुनकर रागिनी गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी, क्या जरूरत है। फिर वो किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए पुराने बासी चावल निकालकर अचार के साथ उन्हें एक थाली में परोसकर सावित्री देवी के आगे रख दिया और बोली, खा लो। ऐसा करने के बाद रागिनी पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। चावल तो फ्रिज में रखे हुए थे, लेकिन फिर भी वे खराब हो चुके थे। उनमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। सावित्री देवी ने घृणा से उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। फिर उन्होंने दाल और चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाया। उसके बाद सारे बर्तन धोकर किचन साफ किया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेटते समय वह सोचने लगी कि रागिनी ने भले ही खाना पकाने से मना कर दिया था, मगर ये घर उनका भी तो है, इसलिए वह अपना खाना खुद तो बना ही सकती हैं। अगले दिन सुबह सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उनका बेटा विनय कमरे में आया और बोला, माँ, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुझे घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि घर का ये कमरा किराए पर दे दिया जाए, किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद भी हो जाएगी। सावित्री देवी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगता है वही कर। उसके बाद विनय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ, तुम अपना कमरा खाली कर दो और नीचे वाले छोटे कमरे में चली जाओ। उसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं है, इसलिए उसे किराए पर कौन लेगा। सावित्री देवी चौंक कर बोली, पर बेटा, वो कमरा बहुत छोटा है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी। विनय बोला, माँ, तुम आंगन वाले टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल कर लेना, वैसे भी तुम तो घर में ही रहती हो और जिसे हम कमरा किराए पर देंगे उसे तो सारी सुविधाएं चाहिए। पिताजी के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। सावित्री देवी कुछ समय तक शांत रही और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, छत पर जो कमरा है उसे भी तो किराए पर दिया जा सकता है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। इस पर विनय बोला, नहीं माँ, वो कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वो हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुम तो जानती ही हो कि रागिनी के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वह कमरा खाली रखना जरूरी है। सावित्री देवी सब समझ गई थी कि उनके बेटे ने उनका ही कमरा किराए पर देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बुढ़ापे में वह अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए विनय ने जो कहा उस पर उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की। उन्होंने अपना थोड़ा सा जरूरी सामान समेटा और छोटे से कमरे में जाकर रहने लगी। उस छोटे कमरे में उनका दम घुटता था, लेकिन फिर भी वह वहीं अपना समय काट रही थी। कुछ दिनों बाद नया किराएदार भी आ गया। उसका नाम दीपक था, जो एक निजी कंपनी में काम करता था। वो हर रोज ये देखता था कि रागिनी और उसका पति विनय अपनी बूढ़ी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सावित्री देवी दीपक को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। दीपक भी आते जाते उनका हालचाल पूछता और उनका ख्याल रखता था। दूसरी तरफ विनय और रागिनी को सावित्री देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। रागिनी बस बचा हुआ खाना उनकी थाली में रखकर चली जाती और बेटा तो उनकी तरफ देखता तक नहीं था। सावित्री देवी समझ चुकी थी कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका था। आंखें बंद करके किसी पालतू प्राणी की तरह वह उस घर में रह रही थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनका दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उन्हें अपने बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी सावित्री देवी को बहुत रोना आता था। धीरे धीरे उन्होंने दीपक को अपने मन की सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उनके पति की मृत्यु बेटे की लापरवाही की वजह से हुई थी, लेकिन वो इस विषय में ज्यादा बोल नहीं पाती थी।
जब उनके पति जीवित थे और नौकरी पर जाते थे तब घर में दोनों को बहुत सम्मान मिलता था। जब तक उनके पति कमाने में सक्षम थे तब तक उन्होंने विनय की घर खर्च में भी सहायता की थी। जब तक उनके पति घर चला रहे थे तब तक विनय अपने सारे पैसे बचाता रहता था, लेकिन जब उसके पिता पूरी तरह असमर्थ हो गए तब मजबूरी में उसे घर चलाना पड़ा। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसे बोझ लगने लगा था, मगर वह साफ साफ कुछ कह नहीं सकता था। इसी बीच सावित्री देवी के पति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उन्हें फेफड़ों का संक्रमण हो गया था। डॉक्टर महंगी दवाइयाँ लिखते थे, इसलिए ज्यादा खर्च ना हो इस कारण विनय आधी अधूरी दवाइयाँ ही लेकर आता था। शुरुआत में जब उनके पति की तबीयत थोड़ी सुधर गई थी तब विनय ने उनकी दवाइयाँ पूरी तरह बंद कर दी थी। उनके पति भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। सावित्री देवी बहुत घबरा गई और दौड़ते हुए विनय के कमरे की तरफ गई। वह लगातार दरवाजा खटखटाने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, चलो उन्हें जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। इस पर विनय बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सावित्री देवी पूरी रात अपने पति के सिरहाने चिंतित बैठी रही। कभी उनके हाथ पैर दबाती तो कभी उनका सिर सहलाती, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होने तक उनके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर में शमशान जैसी शांति छा चुकी थी। विनय रोने का नाटक कर रहा था और रागिनी भी ऐसे आंसू बहा रही थी जैसे उसे वास्तव में अपने ससुर के जाने का बहुत दुख हो। लेकिन सबसे बड़ा आघात तो सावित्री देवी को लगा था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, मगर उन्हें हिम्मत से काम लेना था। कई बार उनका मन हुआ कि वह अपने बेटे और बहू से कह दे कि अब यह झूठा नाटक बंद करो, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोली। पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद भी उनके मन में हमेशा यही बात घूमती रहती थी कि अगर विनय ने लापरवाही न की होती तो आज उनके पति जिंदा होते। पति की मृत्यु के बाद रागिनी और विनय का व्यवहार और भी बदल गया था। सावित्री देवी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह अपनी ऐसी संतान को कोई सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार दीपक उनके पास आया और उसने उन्हें कुछ बातें समझाई। उसकी बातें सुनकर सावित्री देवी की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। अगली सुबह सावित्री देवी ने विनय और रागिनी को बुलाया और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सावित्री देवी की बात सुनकर रागिनी मन ही मन बहुत खुश हो गई। विनय ने भी थोड़ा दुखी होने का दिखावा किया। दोनों के चेहरे के भाव देखकर सावित्री देवी बोली, विनय, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और रागिनी, तुम्हें इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। फिर सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं सच कह रही हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे जैसे बुजुर्ग लोग रहेंगे और यह मेरा अंतिम फैसला है। यह सुनकर विनय और रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने सोचा था कि सावित्री देवी खुद घर छोड़कर चली जाएंगी और वे दोनों आराम से रहेंगे। उन्हें लगा था कि अब उन्हें सावित्री देवी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। सावित्री देवी की बात सुनकर विनय गुस्से में बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तुम इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती हो? ये सुनकर सावित्री देवी भी गुस्से में बोली, तुम भूल रहे हो बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम है। तुम दोनों ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के समय भी मेरा ध्यान नहीं रखा, खाने पीने के लिए भी मुझे तरसाया गया। तुम्हारे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कोई कठोर फैसला नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ था।
इसलिए मैंने सोच लिया है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं। सावित्री देवी की बातें सुनते ही विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। मैं और रागिनी अब से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, लेकिन तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ एक बार हमारे बारे में भी तो सोचो, अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। ये सुनकर सावित्री देवी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुम सिर्फ अपने परिवार की चिंता करो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब इस घर में मेरे जैसे बुजुर्ग लोग रहने आएंगे। इतना कहकर सावित्री देवी अपने कमरे की तरफ चली गई। विनय और रागिनी शांत खड़े उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने अपने जैसे बेसहारा बुजुर्गों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। दीपक ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उसकी मदद से धीरे धीरे घर को एक छोटे से आश्रम का रूप दे दिया गया। आसपास के कई ऐसे बुजुर्ग जिन्हें अपने ही बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था, वहां आकर रहने लगे। कोई अपने बेटे की बेरुखी से दुखी था, तो कोई बहू के व्यवहार से परेशान था। सावित्री देवी उन सभी के साथ अपना दुख बांटती और सब एक दूसरे का सहारा बन गए। दीपक भी अपनी नौकरी के साथ साथ समय निकालकर उन सभी की जरूरतों का ध्यान रखता था। धीरे धीरे वह आश्रम अच्छी तरह चलने लगा और वहां रहने वाले सभी बुजुर्ग एक परिवार की तरह रहने लगे। विनय और रागिनी ने जब देखा कि सावित्री देवी अपने फैसले पर अडिग हैं, तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया था, उसी माँ को उन्होंने अपमान, भूख और अकेलापन दिया था। सावित्री देवी अब अपने जीवन के बचे हुए दिन सम्मान और आत्मसम्मान के साथ बिताना चाहती थी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों, अगर आज के समय में कुछ बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो माँ बाप को भी अपने सम्मान और आत्मसम्मान के लिए कठोर फैसले लेने का अधिकार है। किसी के सामने अपमान सहकर जीने से अच्छा है कि इंसान अपने जीवन को सम्मान के साथ जिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।